आज असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में थे, डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे, हैदराबाद की जनता से वोट मांग रहे थे। आज से ठीक 2 दिन पहले ओवैसी वाराणसी में थे। वाराणसी में ओवैसी ने पीडीएम वाली रैली की और अब सोशल मीडिया पर इन रैलियों की क्लिप्स को डायरेक्ट मोदी को टैग कर रहे हैं। हैदराबाद और वाराणसी लोकसभा की 2 सीटें, इन दोनों सीटों पर चुनाव से पहले तय माना जा रहा था हैदराबाद में ओवैसी और वाराणसी में मोदी जीतेंगे। लेकिन ओवैसी अब हैदराबाद में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की अपील कर रहे हैं। क्या माधवी लता ने हैदराबाद में ओवैसी को फंसा दिया है? क्या जो काम बीजेपी ने ओवैसी के साथ किया है वही ओवैसी वाराणसी में करने की कोशिश कर रहे हैं? हैदराबाद टू वाराणसी चल क्या रहा है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट से समझिए। पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर कह रहे थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बातें करते थे, मगर राजस्थान जब पहुंचे तो नरेंद्र मोदी की जबान से जो भाषण निकला उसको हरगिज गर्मी की वजह से नहीं निकला, वो उनकी सोच की वजह से निकला। नरेंद्र मोदी गारंटी, मोदी की गारंटी की बात करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोदी की एक ही गारंटी है, वो है मुसलमानों से नफरत। ओवैसी ने वाराणसी में पीडीएम वाला मंच सजाया, मुसलमानों की भीड़ को बुलाया, भीड़ का मोबाइल ऑन करवाया, मोदी के स्टाइल में अपना वीडियो बनवाया। ओवैसी ने वाराणसी में मुसलमानों को बहुत कुछ समझाया, भाईजान को खूब सुनाया, खूब पढ़ाया। मुसलमान कहीं भूल न जाए, मोदी की गारंटी के साथ न हो जाए, इसीलिए ओवैसी ने मियां भाइयों को शपथ भी दिलवाई। और जोर से बोलिए कि हम घुसपैठी नहीं है, इस मुल्क को आजाद हमने करवाया। बोलो मेरे साथ, इस मुल्क को आजाद हमने करवाया, इस मुल्क में अंग्रेजों को हमने भगाया, इस मुल्क को अंग्रेजों के भगाने में आरएसएस का कोई रोल नहीं है। वो माफीनामा लिखते थे, हम सूलियों पर चलते थे। मोदी जी हम पे घुसपैठी कह रहे हैं आप। इस वीडियो को खूब घुमाया जा रहा है, वाराणसी टू हैदराबाद ट्रेंड कराया जा रहा है, भाईजान को वीडियो दिखाकर बहुत कुछ समझाया जा रहा है। 25 अप्रैल को ओवैसी हैदराबाद छोड़ बनारस आए, हैदराबाद से 1232 किलोमीटर दूर बनारस में प्रचार किया। आप बात मंगलसूत्र की करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी, मेरी जबान मत खोलाओ। हैदराबाद में वोटिंग 13 मई को होगी, 16 मई को चुनाव होगा। सवाल ये कि वोटिंग से 18 दिन पहले ओवैसी को वाराणसी क्यों आना पड़ा? क्या हैदराबाद में चुनाव आयोग के एक्शन के बाद ओवैसी को सेटबैक लग गया? क्या ओवैसी हैदराबाद का जवाब देने के लिए बनारस आए? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको हैदराबाद चलना होगा। हैदराबाद की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है उसको समझना होगा। हैदराबाद में मुकाबला असदुद्दीन ओवैसी और माधवी लता के बीच है। ओवैसी दावा करते हैं कि हैदराबाद ओवैसी का गढ़ है और ये ओवैसी का ही रहेगा। जो बात हैदराबाद के लिए ओवैसी कहते हैं वही बात बनारस की जनता मोदी के लिए कहती है। सियासत में बनारस की पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी के तौर पर होती है। लेकिन अब हैदराबाद की फिजा बदल रही है। हैदराबाद में माधवी लता का कद लगातार बढ़ रहा है और माधवी लता की एंट्री के कारण भाईजान का किला हिलने लगा है। लोगों से दो बात करने का, एक मजहब का बात करना है, एक बीफ का बात करना है। ये भी बीफ का बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि बीफ में गाय भी आती है और गाय काटना इस देश में मना है। ऐसा कहने से वो हिंदुओं के लिए सेंसिटिव बात बन सकती है और उनकी एक अपना प्रार्थना करने वाले गौ माता के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो बस भड़काने के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। सियासत में हैदराबाद की चर्चा अब सिर्फ ओवैसी की वजह से नहीं होती। अब हैदराबाद को माधवी लता के नाम से जाना जाने लगा है। ओवैसी की बेचैनी की यही सबसे बड़ी वजह है। जिस तरीके से माधवी लता डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, हिंदू का इलाका हो या फिर भाईजान का मोहल्ला, माधवी हर इलाके को कवर कर रही हैं। जैसे हैदराबाद में माधवी लता की रीच बढ़ रही है, वैसे वैसे ओवैसी परिवार की टेंशन बढ़ रही है।
असद भाई के पास एक अच्छा फॉर्मूला है। अगर कोई पसमंदा भाई बहन मिल जाते तो असदुद्दीन भाई से पूछ लेना आप। किराए के घर से एक बड़ा अपना खुद का 7 एकड़ों में बिल्डिंग बनाने का रहस्य फॉर्मूला उनके पास है। जरा पूरे हमारे पसमंदे भाई बहनों का अगर वो फॉर्मूला बता दे तो हमारे भी बोझ जरा हल्का हो जाती। हमारा पसमंदे भाई बहन भी बेचारे किराए घर में हैं, 4-4, 5-5 हजार के रेंट देते हुए। पापी पेड़ का सवाल है, दे नहीं पा रहे, बच्चे तकलीफ में हैं। असद भाई जरा उनको फार्मूला दे दो साहब, किराए के घर से कैसा मंजिलें बनाना। सारे पसमंदा भाई भी बना देंगे मंजिल। हैदराबाद की सीट पर 1984 से AIMIM का कब्जा है। AIMIM लगातार यहां 10 बार चुनाव जीत चुकी है। हैदराबाद से ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन हैदराबाद के 20 साल तक सांसद रहे और 2004 से असदुद्दीन ओवैसी लगातार 4 चुनाव जीत रहे हैं। 24 में हैदराबाद में दांव पर ओवैसी परिवार की 40 साल की सियासी विरासत लगी है, इसीलिए ओवैसी एंड फैमिली पैनिक मोड में है। ओवैसी परिवार की टेंशन का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि हैदराबाद लोकसभा सीट से बड़े ओवैसी ने भी नामांकन भरा है और छोटे ओवैसी अकबरुद्दीन ने भी। ऐसा इसलिए ताकि अगर बड़े भाईजान का नामांकन खारिज होता है तब भी परिवार का एक शख्स चुनावी मैदान में रहेगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि वोट का इस्तेमाल करिए। एक दिन आपको निकलना है, 13 मई के दिन आपको अपने के वोट का इस्तेमाल करना है। अगर आज आप नहीं निकलेंगे तो फिर कब निकलेंगे? देखिए, कुदरत हमसे पुकार पुकार कर इनके अज़ाइम दिखा रही है। जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो निशाना मारते हैं, एक तीर का निशाना मारते हैं मस्जिद की तरफ। वो क्या पैगाम हमको दिया जा रहा है? वो मस्जिद के ऊपर तीर का निशाना नहीं था, वो हैदराबाद के अमन को बर्बाद करने के लिए कोशिशें। भाईजान के माथे पर पसीना सिर्फ बीजेपी की चुनावी स्ट्रेटेजी के कारण नहीं आ रहा है। भाईजान की टेंशन के और भी कई रीजन हैं। ओवैसी की टेंशन की पहली वजह माधवीलता का बढ़ता कद है, तो दूसरा चुनाव आयोग का एक्शन। हैदराबाद में वोटिंग लिस्ट से 5.41 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं और तीसरा वोटिंग का कम परसेंटेज। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, इससे एक बात तो क्लियर है कि वोटिंग पिछले 2 चुनाव से कम हो रही है। ओवैसी ने सारा कैलकुलेशन कर लिया है, इसीलिए वो हैदराबाद में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की अपील कर रहे हैं कि हमारा पोलिंग परसेंटेज बढ़े। ये जो 40%, 45% पोलिंग हो रही है, याद रखिए ये इलेक्शन पार्लियामेंट का इलेक्शन है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने मुखालिफीन हैं, जिनका ताल्लुक संघ परिवार से है, RSS से है, बीजेपी से है, या वो उस तरह की ज़हनियत रखते हैं, वो सब यही कोशिश करेंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी को यहां से रोका जाए। ओवैसी सियासत के मजे हुए खिलाड़ी हैं। हवा का रुख ओवैसी को पकड़ना आता है। ओवैसी को मालूम है कि अगर मुसलमानों को मोबिलाइज करना है तो बात सिर्फ हैदराबाद से नहीं बनेगी। ओवैसी को कुछ बड़ा करना होगा। मुसलमानों को मोबिलाइज करने के लिए ओवैसी को मोदी के सामने आना ही होगा। यही वजह है ओवैसी हैदराबाद से डायरेक्ट वाराणसी पहुंचे। यूपी में पीडीएम की पहली रैली मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हुई। ओवैसी खुद तो मोदी के सामने मैदान में नहीं आए, लेकिन वाराणसी से अपना कैंडिडेट उतार दिया। ओवैसी के मोर्चे ने गगन यादव को टिकट दिया। वाराणसी मोदी का गढ़ है। चुनाव का रिजल्ट क्या होगा ये बात देश भी जानता है और ओवैसी भी, लेकिन फिर भी ओवैसी ने यहां से अपना कैंडिडेट उतारा। वाराणसी से चुनाव लड़ने या किसी को लड़वाने का काम ओवैसी 2014 में भी कर सकते थे और 2019 में भी, लेकिन यह काम ओवैसी ने 2024 में ही किया। ओवैसी ने यह रिस्क क्यों लिया? दरअसल ओवैसी को पूरी रणनीति मोदी के मुकाबले खुद को खड़ा करने की है। यूपी और हैदराबाद के साथ साथ पूरे देश के मुसलमानों को अपने पाले में करने की है। असदुद्दीन ओवैसी भाषण अच्छा देता है, सब अच्छा देता है। मेरे भाई, मैं भाषण भी अच्छा देता हूं, मैं खुद भी अच्छा आदमी हूं, बुरा नहीं हूं। मुझ में भी बहुत कमजोरियां हैं।
ओवैसी ने वाराणसी में मोदी के सामने अपना उम्मीदवार उतारा है। ये बात यूपी के मुसलमानों को भी बताई जाएगी और हैदराबाद के भाईजान को भी। ओवैसी के सिपाही ये मैसेज हर मुस्लिम बस्ती में सुनाएंगे, एक एक मुस्लिम के घर तक ये मैसेज पहुंचाएंगे। 2024 में भाईजान कहीं भटक न जाएं, कहीं हैदराबाद में मोदी की गारंटी का बटन दब न जाए, सबका साथ वाला फॉर्मूला हिट ना हो जाए। इसीलिए ओवैसी ने काशी का मतलब अपने तरीके से समझाया, बनारस को कबीर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां से कनेक्ट किया। मैं जब यहाँ पर आ रहा था तो मुझसे किसी ने पूछा कि क्या आप बनारस को जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं अपने बनारस को जा रहा हूँ। ये सिर्फ बनारस किसी नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये बनारस उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का है, कबीर दास का है, प्रेमचंद का है, तुलसीदास का है। ये बनारस सही माने में एक गंगा जमुनी तहजीब का बनारस है। मैं उस बनारस को जा रहा हूँ और वतन अजीज का एक एक हिस्सा, एक एक मुकाम मेरे लिए है, मेरे वतन का हिस्सा है। काशी की पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ओवैसी अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए काशी में ओवैसी ने सिर्फ यूपी की बात नहीं की, बिहार की भी बात की, महाराष्ट्र की भी बात की और हैदराबाद का भी जिक्र किया। मोदी की काशी में ओवैसी ने पूरा माहौल बनाया। मॉब लिंचिंग, मोदी घुसपैठिए, हिजाब, CAA, UCC, NRC, मदरसों पर पाबंदी और मुख्तार में इंसान वाला चुनावी नैरेटिव फिट किया। मैं मुख्तार अंसारी का नाम लेकर कह रहा हूं, मैं किसी बाप से डरने वाला नहीं हूं। जमहूरियत के दायरे में रहकर कह रहा हूं कि मुख्तार अंसारी एक इंसान था। मुख्तार अंसारी एक इंसान था, जुडिशियल कस्टडी में था, जहर देकर मार दिया। वो शहीद है, वो शहीद है। और शहीदों के बारे में कहा गया कि उनको मुर्दा कभी मत कहो, वो जिंदा है, उनको ग़िज़ा मिलती है। ओवैसी जानते हैं कि ये पर्चा अगर हैदराबाद में पड़ेंगे तो उसकी रीच ज्यादा नहीं होगी, बात पूरे हैदराबाद को भी कवर नहीं करेगी। लेकिन मोदी के गढ़ में अगर मुसलमान वाला पर्चा पड़ा जाएगा तो मैसेज ऑल इंडिया को कवर करेगा।